बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ समास, जो मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। समास पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास उसकी भाषा के रूप में उसकी ध्वनि होती है, लेकिन जब वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ध्वनि जो है वो वर्णों में परिवर्तित होती रहती है, और वर्णों में परिवर्तित होकर स्वर और व्यंजन बन जाते हैं। फिर इन वर्णों का सार्थक मेल होता है तो शब्द बनने लगते हैं। स्वर और व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन मिलके शब्द बनने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन शब्द निर्मित होता है। फिर ये शब्द जब व्याकरणिक नियमों के आधार पर, यही शब्द जब व्याकरणिक नियमों के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब हम इसे पद कहने लगते हैं। तो सबसे पहले समास पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको शब्द और पद का अंतर बता दे रही हूँ। शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे कि शब्द स्वतंत्र होता है और पद स्वतंत्र नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे होने के कारण ही वे वाक्य बनते हैं और उन्हीं को हम पद कहते हैं, तो पद कहलाते हैं। अब मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? वो सोचता है कि कम परिश्रम में ज़्यादा काम हो जाए, अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, कम परिश्रम में कार्य करना है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया अपनाता है। कितना भी हो, हम यही सोचते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाए। तो समास वास्तव में शब्दों के लिए नहीं है, बल्कि समास जो है अनुच्छेद के लिए है। पैराग्राफ लिखना है तो कहीं भी उसको हम अगर सार लिखना है, संक्षिप्त करना है, तो हमें इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ सकता है, तो हम इसे अपनाते हैं। लेकिन शब्दों की बात करें तो कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जहां हमें ये लगता है कि अगर हम थोड़े में लिख लें तो काम चल सकता है। जैसे हम लिखते हैं माता और पिता। मैं आपको लिख के समझाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर माता और पिता। अब इसको हम अगर चाहें तो और हटा के माता पिता लिख दें। अब इस और की जरूरत इतने से हो गई। इतने से हो गई कहने का मतलब कि हमारे इस नन्हे से योजक ने इसका काम कर दिया। तो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया ये हुई। तो कुल मिलाकर अगर समास की बात करें तो समास है क्या? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि समास क्या है? समास की परिभाषा। समास है क्या? समास वास्तव में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो मैं पहले परिभाषा लिख दूं फिर समझाती हूँ। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। अब हम जैसे उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मुझे कहना है राजा का पुत्र, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको राजपुत्र कह सकते हैं।
अब राजा का पुत्र कहने की जगह हमने राजपुत्र लिख दिया। अब राजपुत्र लिखने का मतलब हो गया कि हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। हमने इस पद का, इस छोटे से वाक्यांश का संक्षिप्तीकरण किया तो हमने राजपुत्र बनाया। हमें का की जरूरत नहीं है, इससे अर्थ ग्रहण हो गया। तो हमने इसको क्या कहा, ये समस्त पद तैयार हो गया। समस्त पद, इसे हम कहते हैं समस्त पद। अब समस्त पद, समास विग्रह क्या है? समास विज्ञान क्या है? अब जैसे किसी समस्त पद से, किसी समस्त पद में जुड़े हुए जो पद हैं उन पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं समस्त पद। जैसे उसे हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे समस्त पद से, मैं पहले परिभाषा लिख लूं, समस्त पद से पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम कहें हाथ के लिए घड़ी, हाथ घड़ी, हाथ घड़ी के लिए या कलाई के लिए घड़ी के लिए तो कलाई घड़ी कह सकते हैं। हम हाथ न लिखे उसको कलाई लिखते हैं, बहुत लोग कलाई घड़ी कहते हैं। तो कलाई के लिए घड़ी या हम कहें हाथ के लिए घड़ी, तो हमें हाथ के लिए घड़ी ये बात कहने के लिए इस बात को हम हाथ घड़ी से भी समझा सकते हैं। इस बात को हम हाथ घड़ी कह सकते हैं, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि हाथ के लिए घड़ी। तो जो समस्त पद बनता है जब उसको विग्रह करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है उसी के आधार पे ये विग्रह हो जाता है, यानी पदों को अलग कर दिया जाता है। पदों को अलग कर दिया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समास विग्रह, और इसे कहते हैं समस्त पद। तो आपको ये हो सकता है बहुत सारी पुस्तकों में समास बनाए नहीं लिखा रहता, समस्त पद बनाए। अब कहा जा रहा समस्त पद बनाए या समास बनाए तो मतलब एक ही चीज है। चाहे आप समास बनाए कहें या आप कह दें समस्त पद बनाए, तो आपको ये समझना चाहिए कि दोनों समान चीजें हैं, दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है। तो कहीं कहीं समस्त पद लिखा रहता है। अब समस्त पद को अलग करने के पहले कुछ चिन्ह लगे हुए के लिए, तो इसमें एक जो आता हम कहते हैं कि किसी भी समस्त पद के पूर्व पद और पश्चात पद या उत्तर पद को अलग करें। तो प्रश्न उठता है पूर्व पद और पश्चात पद या उत्तर पद क्या है? तो सबसे पहले इतना मैं इसको रफ करती हूँ, फिर मैं आगे समझाऊंगी। इतना मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए, समास बता दिया मैंने, समस्त पद बता दिया, समास विग्रह बता दिया। अब मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद क्या है वो बताती हूँ। किसी भी समस्त पद में किसी भी
समस्त पद में प्रयोग किया गया पहला पद पूर्व पद कहलाता है। फिर आप दूसरा आता है उत्तर पद। एक तो मैंने बताया पूर्व पद, पहले मैंने बताया आपको पूर्व पद, अब आता है उत्तर पद। तो समस्त पद में प्रयोग किया गया बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ लिखा राजकुमार शब्द लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राजकुमार, और आपको ये शब्द देके हम अगर कहें आपसे कि इस पद से पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करें, ये शब्द आपको दे दें और इससे कहें कि पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करें, तो देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये। कैसे कि अगर हम कहते हैं राजा का कुमार, तो मैंने दो पद जोड़ा, एक पद ये जोड़ा, एक पद ये जोड़ा, और इसको एक परसर्ग चिन्ह या एक कारक चिन्ह से जोड़ दिया गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद। यानी बाद में जो पद आएगा उसे हम कहते हैं उत्तर पद, और जो पहले पद आएगा उसे हम कहते हैं पूर्व पद। तो ये दोनों चीज आपको जानना चाहिए। यानी समास जानने के साथ साथ आपको सबसे पहले समास क्या है, तो समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे यहाँ दो पद है और उसका मेल करके ये समास हो गया, इसे हम समास कहेंगे। तो इसे हम समास कहेंगे या समस्त पद कहेंगे। उसके बाद इन पदों को अलग करना समास विग्रह है। इन पदों को अलग किया गया, समास विग्रह है। अब फिर प्रश्न उठा कि समस्त पद में पहले प्रयोग किया गया जो शब्द है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और बाद में प्रयोग किया गया जो शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, तो अब आपको उसको तीन चार चीजें आपने अब ध्यान में रखिएगा। इसको कहेंगे समस्त पद, इसको कहेंगे समास विग्रह, और इसको तो पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। अब कितने तरह से आपको प्रश्न आते हैं ये ध्यान रखिए। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपको अगर समास विग्रह दिया गया है तो समस्त पद बनाने को है। अगर समास विग्रह दिया जाएगा तो आप समस्त पद बनाएंगे, लेकिन अगर समस्त पद दिया जाएगा तो आप समास विग्रह करेंगे। और अगर किसी भी पद में को देकर पूर्व पद और उत्तर पद पूछा जाएगा तो आप ऐसे उसको विग्रह करके इसको पूर्व पद और इसको उत्तर पद लिख देंगे। तो आपको ये तीनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन किसी भी समास में चाहे ये लिखा हो, प्रश्न कैसे आता हो बता दूं कि दिए गए पदों का विग्रह करके या दिए गए पदों को समस्त पद बनाइए। अब प्रश्न में ये नहीं लिखा गया समस्त पद बनाकर नाम लिखिए, लेकिन आपको बता दें बच्चों कि
कभी भी समास विग्रह करने को आए या समस्त पद बनाने को आए, ऐसी स्थिति में अगर आप उसका नाम नहीं भी पूछा गया है तो आप उसका नाम अवश्य लिखें। अगर आप उसका नाम नहीं लिखेंगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कैसे पहचाना कि कौन सा समास है। तो आप उसका नाम अवश्य लिखें, चाहे प्रश्न पत्र में पूछा गया हो अथवा ना पूछा गया हो। नंबर आपका कट नहीं सकता। जब भी मिलेगा तो आपके परीक्षक को इस बात का पता चलेगा कि हाँ, विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान है कि कौन सा समास है, तो आपकी कॉपी जांच करते समय वो प्रभावी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए कैसे प्रश्न बनता है वो मैंने समझा दिया। अब मैं आपको समास के भेद समझाऊंगी। तो पहले मैं समास के भेदों के नाम लिख देती हूँ, फिर आपको संक्षेप में एक एक के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं उसको बोर्ड पे लिखूंगी। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब समास के भेद, ये आपकी जो इसके अगला टॉपिक है, समास के भेद। आपको यद्यपि ज़्यादातर देखा जाए तो परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन जब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि जिन प्रश्नों के ऑप्शन में उसकी परिभाषा से रिलेटेड संबंधित प्रश्न होते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया गया कि दिए गए शब्द में पूर्व पद ये है, तो अगर आपको परिभाषा में पूर्व पद पहचानना नहीं आता तो आप उस बहुविकल्पी प्रश्न में भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको परिभाषाएं, उसके भेद, उसकी पहचान, उसके नियम सब आने चाहिए, तब जा करके आपको वास्तव में समास पूरा है। तो मैं समास के भेद लिखती हूँ। समास के कुल 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवा अव्ययी भाव। चलिए, ये हुआ समास के भेद। इसको आप उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ आपको। आप इसको उतारिए। इसके बाद मैं आपको एक एक समास के
बारे में बताऊंगी कि इन्हें किसे कहते हैं, उसको विग्रह करने का तरीका, उसकी पहचान सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतारने में अगर आपको टाइम लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं इसको रब कर दूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। अब पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर हम कह रहे हैं तो तत्पुरुष समास पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि क्या आपको कारक की जानकारी है? अगर आपने छोटी कक्षाओं में कारक नहीं पढ़ा है तो वास्तव में चाहिए क्या कि आप कारक दोहरा लें। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कारक यहाँ दोहरा दूंगी, क्योंकि बिना कारक बताए तत्पुरुष समास बताने का मतलब यही होगा कि आपको रटी रटाई भाषा तो याद हो जाएगी, लेकिन बिना किताब के सहारे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो कारक होता क्या है, पहले इसकी चर्चा कर दूं। कारक का मतलब होता है कि जब हम शब्दों को वाक्यों में परिवर्तित कर रहे हैं, जब किसी शब्दों को उसके व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वो अर्थ ग्रहण कराता है, तो हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा आपसे, इसको अब यहाँ छोड़ देते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको भूमिका बता रही हूँ। राम ने रावण को बाण से मारा। अब ने, को और से ये कारक चिन्ह हैं, ये सारे क्या हैं? कारक। कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक कुल 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब हम ये बता दिए कि सारे कारक चिन्ह, मैंने पहले कारक चिन्ह पहचान दिया और ये बता दिया कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको कारक के भेदों का नाम देती हूँ। अगर आप कारक अच्छे से जान जाएंगे तो आपको तत्पुरुष समास समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी तत्पुरुष समास पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की फिर अधिकरण में पर और संबोधन
ए ओ अरे। तो ये तो हो गए कारक, ये 8 प्रकार के कारक हो गए और इन 8 प्रकार के कारकों के ये अलग अलग चिन्ह हैं। ये 8 प्रकार के कारकों के ये अलग अलग चिन्ह हैं। अब इन चिन्हों को अगर आप अच्छे से पहचानते होंगे तो आप समास तत्पुरुष समास पहचानना जान जाएंगे। अगर हम तत्पुरुष पहले आपको समझाएंगे, इसलिए समझाने के ये मैंने इसलिए बताया, पूर्व जानकारी दी कि मुझे इन चिन्हों की आवश्यकता है, तत्पुरुष समास में जरूरत लगेगी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस समास के पूर्व पद, अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसको ले लीजिए। मैंने इसको इसलिए समझाया कि आप जानकारी लीजिए कि इसकी जरूरत मुझे कब यहाँ लगेगी। तो ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का तट। अब यहाँ देखिए संबंध आ गया ना। अब जो मैं आपको अभी तक समझा रही थी कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह ही, यानी यहाँ मैंने लिखा ना, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब मैंने यहाँ गंगा तट लिखा, अब इसका लोप करके मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? गंगा तट। अब यहाँ इसका लोप हो गया, यानी ये समास जो है वो क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। आप अगर ऐसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो आपको बाद में असुविधा होगी। तो सबसे पहले आपको जो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कारक चिन्ह पता है, अगर आपको कारक चिन्ह पता है कि कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास की परिभाषा ही ये कहती है कि जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से, पूर्व पद और उत्तर पद मैंने आपको बता दिया है कि जो पहले शब्द रहेगा उसको हम पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में आता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कहते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। तो यहाँ देखिए लोप है, यहाँ कारक चिन्ह को लोप करके मैंने लिखा है गंगा तट। अब ये समस्त पद बना, जब इसका विग्रह किए तो क्या बन गया? गंगा का तट। अब गंगा का तट कह रहे हैं तो ये समास के कारक चिन्ह लगा है इसके साथ। तो इस तरीके से देखिए, तो इसके समस्त, इसके जो हम भेद पढ़ाएंगे आपको, जब तत्पुरुष समास के भेद पढ़ाएंगे तो आपको इन सारे चिन्हों के प्रयोग उसमें दिखेंगे। ये जो कारक चिन्हों का नाम है, इसमें से ऊपर से आप कर्ता को हटा दीजिएगा और नीचे से संबोधन को, तो 6 बचे और उसमें एक और प्लस हो जाता है। तो इसको मिला के कुल 7 तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के वो भेद होते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें इतने कारक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम समास तत्पुरुष समास में करते हैं। तो 1-2 उदाहरण मैं और लिख देती हूँ।
बस एक दो उदाहरण आपको और दे दूं। चलिए लिखिए, देशभक्ति शब्द है देशभक्ति। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देश में के लिए आ गया। तो इसके मतलब समास जो है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ कारक चिन्हों का लोप होता है। तो मैंने अभी आपको तत्पुरुष समास तक पढ़ा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज मैंने तत्पुरुष समास की परिभाषा तक आपको पढ़ाया है। इसके आगे की चीज़ों को मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।